तो हेलो गाइज, इससे पिछले वाले क्लास में कुछ वीवीआई प्रश्न को बताया गया था, यानी कि जो 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वो सब क्वेश्चन था, जो कि उस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 100% आपका गारंटी यहां से कि आपका उस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। भले ही डिजिट कुछ चेंज रहेगा, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और पूछेगा भी। तो आज की इस वीडियो में उससे आगे का जो प्रश्न हम लोग को पढ़ना था, यानी कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर खत्म हो चुका है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव शुरू किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव 50 नंबर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, 50 में 50 नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव में, और बाकी के सब्जेक्टिव के लिए हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा कमांड कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा नंबर आने में योगदान करेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, उससे अगले वाला प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। हम लोग 10 तक किए हुए थे, अब 10 से आगे का प्रश्न कैसा है वो हम लोग देखेंगे और हल करते चलेंगे। और आपके एग्जाम में किस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपके इसके साथ में बताया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक अशून्य क्या कह रहा है, यहाँ 11 नंबर में अशून्य परिमेय कह रहा है। क्या कह रहा है, अशून्य परिमेय। उसके बाद क्या कह रहा है, एक अपरिमेय। क्या कह रहा है कि एक अपरिमेय, यानी कि इस दोनों का गुणनफल क्या होगा। इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि गुणा करने के बाद क्या आएगा। और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुआ है हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, और सी में दिए हुआ है एक दिए हुआ है, डी में क्या दिए हुआ है, परिमेय या अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अशून्य। अगर शून्य कहता तो वहां पे हम लोग शून्य ले लेते हैं, लेकिन अशून्य कह रहा है। अशून्य यानी कि इसके जगह कुछ भी डिजिट हम लोग ले सकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 4/3 लेते हैं, ये एक अशून्य परिमेय हो गया। क्या हो गया, अशून्य, यानी कि शून्य इसमें है ही नहीं। अशून्य कहने का अर्थ क्या हो गया, शून्य है ही नहीं इसमें। तो यहाँ से अशून्य आ गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि अपरिमेय। अपरिमेय मान लीजिए कोई सा भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि √3 ले लेते हैं या √5 ले लेते हैं। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय क्या हो जाएगा, जो p/q के रूप में होगा। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 5 भी ले सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में 1 भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ गया। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है अशून्य परिमेय, तो अशून्य परिमेय हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ से गुणा, यानी गुणनफल कह रहा है तो गुणा। अगर 4 और 5 का गुणनफल कहेगा तो 4×5 = 20, वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस दोनों का गुणा कह रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग √3 ले लेते हैं, ये एक अपरिमेय। तो यहाँ अशून्य परिमेय गुणा अपरिमेय हो गया। अब दोनों का गुणा करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, 4√3 बटा यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि ये एक क्या आ रहा है, अपरिमेय ही आ रहा है। अगर 5 लेते फिर इसके साथ लेते, यानी कि 5 गुना यहाँ पे √3 लेते, क्या हो जाता, 5√3 आता। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुआ है कि हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिए हुआ है, हमेशा अपरिमेय, वही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय आ रहा है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे आप लोग जितना भी संख्या यहाँ पे लीजिएगा अशून्य होना चाहिए। अगर यहाँ पे शून्य कर दीजिएगा तो ये तो परिमेय हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग शून्य ले लेंगे, तो शून्य लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अशून्य। अशून्य यानी कि कोई सा भी अलग डिजिट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से 11 का जो है बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 11 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आगे का यहाँ पे प्रश्न क्या दिए हुआ है, 45 तथा 60 का मौसा है, यानी कि 45 और 60 का मौसा यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ मान लीजिए आपको सब्जेक्टिव में बनाना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव में बनाना है। तो किस प्रकार से बनाइएगा, 2 विधि है, कोई सा भी विधि से आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर में क्या कह रहा है, 45 है और क्या है, 60 है। 45 और 60 का क्या कह रहा है, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। तो मौसा आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से। आप लोग इसको गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, बात एक ही आएगा। मान लीजिए इस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 से कम 45 हो जाएगा, यहाँ 45 लगा देंगे, 15 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसी चीज को इसमें लिखा जाता है, तो 45 को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 15 × 45, यानी कि यहाँ पे ये कट गया। जहां पे कट जाता है इसका कहानी यहीं पे खत्म हो गया। लास्ट का जितना से लगा रहता है यही क्या आ जाएगा, मौसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मौसा बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव में करना है, साइड में रफ में थोड़ा सा ये कीजिएगा, बस आपको आंसर आ जाएगा। ज्यादा गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो उस प्रकार से आप लोग वहां पे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे उस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ से 12 नंबर में ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है 45 है, 3 है, 1 है, 15 है, यानी कि डी में 15 दिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में अगर पूछ देगा यहाँ पे 30 दे देगा, यहाँ पे 45 दे देगा, यानी कि डिजिट इधर उधर चेंज कर सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का तरीका समझना है। डिजिट चेंज रहेगा फिर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको यहाँ से रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझते जाना है। अब यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है 13 नंबर में, π/3 है। π/3 आपको पहले बताया जा चुका है। पाई कौन सी संख्या है? पाई यहाँ पे आपको बताया जा चुका है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय, यानी कि पाई इस प्रकार से होता है। ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो पाई जब अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि π/3 जो है क्या होगा? जब ये अपरिमेय है, इसके बटा में कुछ भी लिखे, गुना में कुछ भी लिखिए, फिर भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए ये 0 है, 0 तो है, अगर इसके बटा में हम लोग 5 लेंगे फिर भी ये 0 होगा। अगर इसके गुना में हम लोग 5 लेंगे फिर भी ये 0 रह जाएगा, यानी कि पाई के बटा में कुछ भी लेंगे अपरिमेय ही रहेगा, पाई लेंगे फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। तो यहाँ से आपका जो है 13 नंबर का ये प्रश्न है। तो 13 नंबर में ऑप्शन बी नंबर में दिए हुआ है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 13 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, पाई कौन सी संख्या है, तो आपको क्या करना है? अपरिमेय संख्या है। हमेशा देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट रहता है, लेकिन पाई के साथ कुछ भी मिला देगा फिर भी अपरिमेय ही संख्या रहेगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? यदि f(x) बराबर, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे f(x) बराबर क्या है? यहाँ पे x³ है, उसका -5x² है, प्लस 2x है, प्लस यहाँ पे 2 है। से f(x) दे दिया है, उसके बाद क्या कह रहा है कि f(1) जो है क्या होगा, यही निकालना है। यानी कि f(x) दे दिया है, f(1) निकालना है। तो यहाँ से मान लीजिए x है इसके बीच में, तो यहाँ से सब जगह x दिए हुआ है, यानी कि जहां जहां x है अगर हम लोग 1 रखेंगे तो इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी कि क्या करना है? x वाला है तो x है, x है, x है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो 1 1 1 हो जाएगा सब जगह। यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x पे q है तो 1 पर q हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5x² है, यानी कि 5 गुना x², तो 5 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद प्लस है 2x है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये तो 1 हो जाएगा, 1 को 1000 बार भी आपस में गुना करेंगे फिर भी 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, -5 गुना यहाँ भी 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? 1 - 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, उसके बाद 2 हो जाएगा, अब प्लस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? जोड़ घटा लेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 1 कितना होगा? 5, 5 - 5 यानी कि कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपका ए में 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, तो यहाँ पे 14 नंबर का ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 14 के ए में 0 दिए हुआ है, जो कि सॉल्व करने पे यहाँ 0 आ जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे क्या है? x दिए हुआ है, 1 दे देगा। अगर 2 कहता है यहाँ पे तो x जहां है वहां 2 रखते, अगर 3 दे देता तो जहां जहां x है वहां 3 रखते। बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला नंबर 0.7 पे रेकरिंग दिए हुआ है। क्या है? यहाँ पे 0.7 पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला प्रश्न भी आपको बताया जा चुका है। तो आप लोग अगर पिछले वाले क्लास में पढ़े होइएगा तो आपको वहां से याद होना चाहिए कि यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में है 0.7 पे क्या है? रेकरिंग दिए हुआ है। इस प्रकार से जब भी आएगा ये रेकरिंग होता है। क्या होता है? रेकरिंग होता है। तो अगर सिंपल मान लीजिए 0.7 रहेगा, इसको कहेगा इतना बराबर लिखने के लिए कहेगा तो आप लोग 7 लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा दशमलव के बाद कितना है? अंक है, 1 अंक है, तो 1 लिखकर यहाँ 0 दे दीजिएगा, 7/10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 7/10 भी दिए हुआ है, लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या करता है? ये सब समझा नहीं रहता, वहां से जाएगा इस पे टिक कर लेगा और कहेगा कि हम पूरा सही करके आए हैं। रिजल्ट आने के बाद पता ये चलता है जो भी वहां लिख कर आया है पूरा का पूरा गलत लिख कर आया है। तो इसलिए आपको वो काम नहीं करना, आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 7 है तो 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 9 इसके नीचे देंगे। जब भी रेकरिंग आए उसके बदले में क्या करना है? 9 आपको देना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे रहेगा इस प्रकार के, तो आपको क्या करना है? 5 9 यहाँ लिख देना है। उसके बाद बटा में क्या करेंगे? 2 बार 9 लिखेंगे। अगर यहाँ 6 रहता, यहाँ 6 लगाकर 3 बार आया तो यहाँ 3 बार 9 लिखते, यानी कि जितना बार अंक आएगा सभी पे अगर रेकरिंग रहेगा तो यहाँ 9 क्या हो जाएगा? इसके बटा में आ
जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है। एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं अलग अलग टाइप के। मान लीजिए इस प्रकार से आएगा तो आपको 13 बटा क्या करना है 99 कर देना है। बहुत ही इजी है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम वहां पे समझ जाएंगे कि आपको वहां पे आया है बनाने। तो इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप लोग किस प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 15 का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है 7/9 है, 7/90 है, 7/99 है, 7/10 है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में क्या दिए हुआ है 7/9 दिए हुआ है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन करना है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है, बिल्कुल ये बेसिक सा प्रश्न है। आप लोग अगर पहले वाला क्लास पढ़े होइएगा तो वो सब बताया गया था, उसमें आप लोग ध्यान से पढ़े होइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 16 में यहाँ पे क्या दिए हुआ है 8 पे पावर 0 है गुना 2 पे पावर क्या है 0 है। तो यहाँ से आपको बताया गया था कि कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पे पावर 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, इस पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 1 लाख 1 करोड़ कितना भी बड़ा दे देगा, अगर उस पे पावर 0 आ गया तो वो 1 के बराबर हो जाता है। बस आपको यही चीज करना है। तो यहाँ से क्या करना है 8 पे पावर 0 है 1 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर 0 है 1 हो जाएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ ऑप्शन में दिए हुआ है 0 1 16 4, तो बी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है 1 दिए हुआ है, तो यहाँ 16 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये सब बेसिक है, ये सब में आपको नहीं कोई ट्रिक लगाना है और नहीं कोई इसमें फॉर्मूला याद करना है। बस ये बेसिक सा सवाल है, कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना हो पावर 0 तो वो 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए और बी जो है क्या है अभाज्य संख्या है। ए और बी जो है यहाँ पे क्या है अभाज्य संख्या है। बार बार यहाँ पे अभाज्य संख्या आ रहा है, यानी कि आप लोग अभाज्य संख्या का अच्छे से जाके पढ़िएगा। अभाज्य संख्या अगर आपका क्लियर रहेगा तो 1 से 2 नंबर इसे फिक्स रहेगा। अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन है ये क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, और आगे इसमें क्या कह रहा है तो ए और बी का लौसा क्या होगा, यानी कि ए और बी अभाज्य संख्या है। यानी मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या दिया गया है तो उसका लौसा क्या होगा वो इसमें पूछ रहा है। तो मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर और किसी से भाग ना लगे वो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो मान लीजिए अगर एक हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया, 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो दोनों अभाज्य संख्या लेना है, तो यहाँ से 5 ले लिए। अब मान लीजिए यहाँ से दूसरा अभाज्य संख्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। अब यहाँ से कहेगा आपको लौसा ज्ञात करें, 5 और 7 का लौसा ज्ञात करें। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अब आपको लगाना है तो इसमें तो कोई संख्या से नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा तो 5 से लगेगा तो 1 लिखिएगा, 7 फिर क्या कीजिएगा 7 से यहाँ पे 1 और 1 लिखिएगा। इस प्रकार से कीजिएगा, यानी कि दोनों संख्या में गुना हो रहा है, गुना होने के सिवाय इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा 7 5 35 इस प्रकार से गुना कर दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या कहा जा रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लौसा, अभाज्य संख्या का अगर लौसा कहेगा तो आपस में सिर्फ उसको गुना कर देना है, यानी कि ए गुना बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया गया है, इस प्रकार से दोनों के आपस में गुना कर देना है, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर दूसरा भी लेंगे फिर भी इसी प्रकार से आपस में गुना ही करना होगा। तो अभाज्य संख्या का जब भी कहेगा निकालने के लिए लौसा तो वहां से गुना हो जाएगा। तो यहाँ से लौसा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लौसा बराबर ए गुना बी, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। जब भी यहाँ पे x गुना y लिखा हो क्या हो जाता है एक्स वाई हो जाता है। उसी प्रकार से a गुना b यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर दिए हुआ है, ए में a दिए हुआ है, b में b दिए हुआ है और c में यहाँ a b दिए हुआ है, d में a बटा b। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c में क्या दिए हुआ है a b दिए हुआ है। तो यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में क्या दिए हुआ है, यानी कि 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको अच्छे से बताया जा चुका है, इससे पिछले वाले क्लास में भी आपको वहां पे कुछ क्वेश्चन करके बताया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुआ है, ए में यहाँ पे 15 दिए हुआ है, यानी कि ए में क्या है 15 है, और बी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है 23 है, और उसके बाद सी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है, सी में 12 है, डी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है, डी में यहाँ पे 75 है। अब यहाँ पे कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक और स्वयं को छुड़ाकर और किसी से भाग ना लगे, वो क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 15 में 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे 23 है, तो 23 में 23 से और 1 को छुड़ाकर और किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये सही है। अब यहाँ पे 12 है, ये भी गलत हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 से लग जा रहा है, 2 से भी लग जाएगा। यहाँ क्या है 3 से
से भी लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या क्या है, एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 18 नंबर का बी आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। यानी 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 - √3 है, 2 - √3 है, उसके बाद √5 दिए हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2√3 बटा क्या है, √3 दिए हुआ है, उसके बाद यहाँ √6 दिए हुआ है। यानी कि ए में है, बी में है और ये सी में है और यहाँ डी में है। तो यहाँ से कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में रहता है और वो कभी रूट के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ से देखेंगे रूट के बाहर कौन आने वाला है, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट के अंदर में है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। √3 से √3 कट जाएगा, बराबर 2 आ गया, यानी कि ये आ गया परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे √6 है, ये भी बाहर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिए हुआ है ये तो देखने से अपरिमेय लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये परिमेय आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 19 का सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, यानी कि 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 65 है और 65 के साथ में क्या दिए हुए यहाँ पे 117 है। 65 और 117 का मौसा किसके रूप में दिया हुआ है, सब क्वेश्चन में दिया गया है। मौसा किसके रूप के दिए गया है, यहाँ पे 65 m है, उसके बाद -117 है। क्या है, 65 m है, उसके बाद -117 है, इसके रूप का है। तो यहाँ से m का वैल्यू पूछ रहा है, m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों का मौसा निकालेंगे, यानी कि 65 को तोड़ेंगे, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 × 5 = 65, यानी 5 × 13 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ 117 है, तो 117 को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 होगा और 13 × 9 = 117 होगा। यहाँ से 117 को तोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखेंगे दोनों में पहले कौन मिल रहा है, उसी मौसा हो जाता है। तो दोनों में यहाँ 13 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 जो है इसका मौसा हो जाएगा। अब यहाँ से जब मौसा बराबर 13 आ गया तो किसके रूप का दिया गया है, 65 m - 117। तो मौसा के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 65 m - 117 बराबर कितना है, 13 मौसा आ गया है। अब इसी को समीकरण के तरह सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 का m लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 13 है, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 65 m हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी कि m बराबर जब लिखेंगे तो 130 बटा क्या होगा, 65 होगा। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से m का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, इसमें करना कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जब भी आपको देगा तो दोनों संख्या का पहले मौसा निकाल लीजिएगा, मौसा के बराबर में इसको रखिएगा और समीकरण के तरह सॉल्व कीजिएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो m का कह रहा था, m का वैल्यू निकल कर यहाँ 2 आ गया है। अब यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे क्या दिए हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुआ है a में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 2 दिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही हो जाएगा, यानी कि 20 का जो है बी सही हो जाएगा। बी में 2 यहाँ पे दिए हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहीं तक अब रहने देते हैं, अगले क्लास में आपको फिर से बताया जाएगा इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ तक जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है ये सब VVI प्रश्न सब है। आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करके वहां पे अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो आपको जरूर वहां पे समझ में आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे आपको डिजिट कुछ चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। वहां से कोई नया क्वेश्चन और कहीं विदेश का क्वेश्चन नहीं रहता है, बस सिलेबस का ही आपका क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो कहता है कि यहाँ से नहीं पूछा है, वहां से पूछ दिया है। जो बच्चा पढ़ेगा वो 100% जो है यहाँ से अच्छा मार्क्स ला पाएगा। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ पे जिस प्रकार से आपको समझाया गया है आप लोग कॉपी में उस प्रकार से नोट कर लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।